हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, शेड्यूल्स। ठीक है, तो देखिएगा जरा अनुसूचियां, चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आपका जो मूल संविधान है, जो मूल संविधान था, उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान में कितनी अनुसूचियों की संख्या? 12। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 अनुसूचियां थी और अब हमको कहां तक जाना है? 12 तक। तो इसका मतलब क्या है कि 4 अनुसूचियां संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई होंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये आपके लिए आपको 12 अनुसूचियां आज हम देखेंगे, 12 अनुसूचियां, और इसमें देखेंगे कि बहुत सारी कई महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में आज कि आपका कोई सवाल इससे छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं पहली अनुसूची, ऐसे हमको 12 अनुसूचियां देखनी है, तो हम पहली अनुसूची से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली अनुसूची में वर्णन किसका है या विषय किस? पहली अनुसूची में जो विषय है या जिस अनुसूची में पहली अनुसूची में जो वर्णित विषय है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, चल, पहली अनुसूची संबंधित है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का, अर्थात जो पहली अनुसूची है उसमें जिक्र है भारत के राज्यों का और संघ राज्य क्षेत्रों का। ठीक है, कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो आप देखिएगा, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, भारत में आपको पहले पता था कि भारत में 28 राज्य थे। ठीक है, तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश का विभाजन होता है और तेलंगाना का गठन होता है, तो राज्यों की संख्या कितनी होती है? 29। ठीक है, दूसरी बात आपको पता थी कि भारत में जो यूटीआईज हैं, जो संघ शासित राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी, वो आपकी कितनी थी? 7। ठीक है, आपको एक 29 राज्य पता थे और 7 वो पता थी। ठीक है, ये 7 आपके संघ राज्य हैं और 29 क्या है? आपके राज्य। ठीक है, तो हाल में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य अब क्या हो गया है? 2 यूटीआई, एक जम्मू कश्मीर नाम से और एक लद्दाख नाम से, 2 टेरिटरी आपकी बनाई गई। तो चूंकि 29 राज्य थे, तो उस 29 में जम्मू कश्मीर भी शामिल था, तो जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विभाजन हुआ। तो अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 में एक माइनस होगा, तो अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। आपके राज्य कितने हो गए? 28। अब देखिएगा जरा, आपकी 7 यूनियन टेरिटरी थी और जम्मू कश्मीर जब 2 भागों में डिवाइड होता है और आपके 2 नए संघ राज्य बनते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो यूनियन टेरिटरी है वो कितनी हो गई? 9। ठीक है, अब थोड़ा सा लेटेस्ट आते हैं। अब देखते हैं कि 2 जो आपकी यूटीआई थी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो आप जम्मू कश्मीर वाले कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं आप, तो आपकी टेरिटरी होती है 9। अब दमनदीप और दादरा नगर हवेली भी उसमें शामिल था और दमनदीप और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया दमनदीप नाम से। ठीक है, तो आपका एक माइनस हो जाएगा, तो टोटल आपके राज्य हो गए 28 और यूटीआई कितनी हो गई? 8। ठीक है, 28, 8 याद रखिएगा लास्ट वाली डिजिट, और 8, तो 28 राज्य हैं भारत में और 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहली अनुसूची का जिक्र हो गया। अब हम दूसरी अनुसूची पे चलते हैं कि दूसरी अनुसूची का विषय क्या है। तो दूसरी अनुसूची में जो वर्णन है संविधान की दूसरी अनुसूची में, वो है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक है, जो संवैधानिक प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्ति हैं उनको कौन कितना वेतन मिलेगा, भत्ते क्या होंगे, पेंशन क्या होगा, इसका जिक्र करता है दूसरी अनुसूची। ये डायरेक्ट सवाल आता है, जैसे मैंने आपको भाग पढ़ाए थे, तो भाग में आपको बताया हुआ कि भागों से डायरेक्ट सवाल आता है कि दूसरा वाक्य से संबंधित, तीसरा वाक्य से संबंधित है। ऐसे ही यहां से भी सवाल बनता है कि तीसरी अनुसूची का विषय क्या है। ठीक है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण एक सवाल अवश्य आएगा इससे। तो आप देखेंगे दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र किया गया है कि प्रमुख पदाधिकारियों को कितना वेतन प्राप्त होता है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जैसे भारत का सबसे प्रमुख संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का वर्तमान में जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना हो गया? 5 लाख। अब वर्तमान का डाटा ले रहे हैं, पुराना नहीं। तो राष्ट्रपति का हो गया 5 लाख। अब दूसरा पद देखते हैं उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है वर्तमान में? 4 लाख। ठीक है, उसके बाद एक और संवैधानिक पद देखते हैं राज्यपाल का, तो राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। 5 लाख, फिर 4 लाख उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल कितने पे आ गया आपका? 3.5 लाख पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम
भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका वेतन कितना है। ठीक है, तो उसका वेतन याद रखेंगे 2,80,000 रुपए। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना है, 2,80,000 रुपए। और सुप्रीम कोर्ट के जो अदर न्यायाधीश हैं उनका वेतन है आपका 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब थोड़ा हाई कोर्ट पे आते हैं कि हाई कोर्ट में वेतन कितना है। तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन कितना है, 2.5 लाख। जो सुप्रीम कोर्ट के अदर न्यायाधीश हैं उनका वेतन होगा 2.5 लाख। तो वही सेम हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसका वेतन इक्वल होगा 2.5 लाख रुपए। और हाई कोर्ट के जो अदर न्यायाधीश हैं इनका वेतन कितना होता है, 2.25 लाख रुपए। ठीक है, चलिए बहुत डिटेल से नहीं जाने की आवश्यकता है। तीसरी अनुसूची देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन है। तो जैसे वेतन दूसरी अनुसूची संबंधित थी वेतन से, वैसे तीसरी अनुसूची संबंधित किससे है। मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसको वेतन मिल रहा है, तो उस कोई पद होगा तो उस पद की उसको क्या दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है। तो तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, शपथ की। शपथ का प्रारूप क्या होगा। ठीक है, जो प्रमुख आपके पदाधिकारी हैं संवैधानिक पदों वाले, उनको शपथ कौन दिलवाएगा, उनकी शपथ का क्या प्रारूप होगा, इसका जिक्र है किसमें, तीसरी अनुसूची में। जैसे आप देखिएगा आर्टिकल 60 में किसका वर्णन है, राष्ट्रपति की शपथ का। आर्टिकल 60 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 60 आपका संबंधित है राष्ट्रपति की शपथ से। और आपको पता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सवाल छोटे मोटे एग्जाम का देखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्या दिलवाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अगला आर्टिकल देखेंगे शपथ से रिलेटेड 69 में वर्णन है आपकी उपराष्ट्रपति की शपथ का, उपराष्ट्रपति की शपथ का। ठीक, उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 के हिसाब से। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की। अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, चीफ जस्टिस नहीं, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है आपका राष्ट्रपति। एक और आर्टिकल देखेंगे महत्वपूर्ण, 159 में किसका जिक्र है, राज्यपाल की शपथ का। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा उस राज्य का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो अमुक राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो आपने तीसरी अनुसूची देखी शपथ। चौथी अनुसूची पे आते हैं कि चौथी अनुसूची का विषय क्या है। देखिएगा चौथी अनुसूची में लिखा है राज्यों और संघ राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व, अर्थात देखिए राज्यसभा अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं राज्यों की सभा, अर्थात राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से क्या होंगे, कुछ सदस्य चुन के जाते हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 245। राज्यसभा में जो राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या वो कितनी है, 245। इस 245 में 233 सीटें कैसी हैं जो जिनका चुनाव होगा 233 सीटों का, और आपकी 12 सीटों पर आपको मैंने बताया होगा कि 12 सीटों को डायरेक्ट राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अर्थात 12 सदस्यों को जो विशिष्ट सेवाओं से विशिष्ट क्षेत्रों से आते हैं, ऐसे 12 सदस्यों का राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनयन करता है। तो 233 और 12 जोड़ेंगे 245। एक सवाल उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो याद रखेंगे 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, 31 सीटें। आइए देखते हैं राज्यों और संघ राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, अर्थात राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, और ये 245 में ही डिवाइडेशन होना है सब कुछ, संघ को भी मिलना है, राज्यों को भी मिलना है, सब कुछ। यूपी की 31 में शामिल है, टोटल सीटें 245। तो देखिएगा राज्यों को तो प्रतिनिधित्व है ही, साथ में क्या है, कुछ संघ राज्यों को भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यही से सवाल आता है। तो देखिए अब तक आप देखिएगा, अब तक सिर्फ 2 ऐसे राज्य थे जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त था। कौन से, एक तो आपका दिल्ली और एक पौंडीचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे संघ शासित राज्य थे
जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त था, अर्थात इन 2 यूटीआई से चुन के राज्यसभा में सदस्य जाते थे। क्यों? देखेंगे, आप जरा गौर करेंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों राज्यों में क्या है, 2 ही, सारी यूटीआई में 2 ही ऐसी यूटीआई थी अब तक जहां क्या थी, विधानसभा थी, जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो चूंकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधानसभा की भूमिका होती है, इसलिए इन्हीं 2 यूटीआई में राज्यसभा से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, दिल्ली और पुडुचेरी। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अब कंडीशन क्या होगी। अब आप देखेंगे कि आपका जम्मू कश्मीर से भी राज्यसभा में सदस्य चुन के जाते थे। अब चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, क्या हो गया, जम्मू कश्मीर 2 यूटीआई में डिवाइड हुआ है, तो उन 2 यूटीआई से भी चूंकि वहां विधानसभा होगी, विधानसभा के चुनाव होंगे, अभी तो हाल फिलहाल में नहीं हुए, जब भी प्रोसीजर होगा तो वहां से भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है आपकी कौन सी अनुसूची, 5वीं। याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल मिलेगा। एससी एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है आपकी 5वीं अनुसूची। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया होगा कि एससी एसटी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को, भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का राइट किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अगली अनुसूची देखते हैं, ये 5-6 थोड़ी एक मिलती जुलती है और यहां से सवाल बन जाता है। देखिएगा 6वीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से देखिएगा, एक हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। ये एससी एसटी क्षेत्रों के पूरे भारत में जो एससी एसटी क्षेत्र हैं उनके प्रशासनिक और नियंत्रण कैसे स्थापित होगा, क्या प्रावधान होंगे उसमें, इसका जिक्र करती है 5वीं अनुसूची। जबकि 6ठी अनुसूची पर्टिकुलर से 4 राज्यों, इसीलिए सवाल बनता है सिर्फ कितने राज्य शामिल हैं इसमें, 4, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य। आपने भारत को जो थोड़ा सा देखिएगा जरा, मान लीजिए भारत है और भारत में इस क्षेत्र को बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत, यूनियन नॉर्थ ईस्ट भारत। तो इस नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है 6वीं अनुसूची। इसको याद रखने की देखिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। एटीएम, आपने एटीएम का नाम सुना होगा, एटीएम सबको यूज करता है आजकल। एटीएम स्क्वायर, ये 4 राज्य आपको याद हो जाएंगे। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम स्क्वायर है मतलब 2 एम हो गई, तो मेघालय और मिजोरम याद रखेंगे। ठीक है, एक ट्रिक हो सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र है, इनके जो एसटी प्रशासन होगा, एसटी क्षेत्रों का प्रशासन होगा, इसकी जिक्र करता है। 7वीं अनुसूची पे आते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है 7वीं, अक्सर सवाल आता है यहां से, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण या विभाजन। संघ और राज्यों के मध्य, देखिए पूरा नहीं लिख पाया मैंने, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, अर्थात संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का कैसे बंटवारा होगा, कैसे वितरण होगा, इसका वर्णन करती है आपकी 7वीं अनुसूची। अब देखिए, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र है। एक आपकी संघ सूची और एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। ठीक, कितनी सूची है, संघ, ये 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में जो विषय, अब देखिए तीनों सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में कुछ कुछ विषयों का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तो संघ सूची में जो जो विषय होंगे उन पर कानून संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा, संसद बनाएगी। राज्य सूची में जो विषय शामिल होंगे उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल या राज्य बनाएगा। और तीसरी संवर्ती सूची है, उसमें जो जो विषय डाले गए महत्वपूर्ण विषय, उन पर कानून कौन बनाएगा, संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब उनमें काफी अनेक विषय, जैसे संघ सूची में आपके लगभग 100 विषय हैं, तो अब यहां बताना तो संभव नहीं है, तो अलग से आपको लिख के दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि संघ सूची में कौन से विषय, राज्य सूची में कौन से, संवर्ती सूची में कौन से विषय हैं। डायरेक्ट सवाल वहां से भी आते हैं, तो आपको वो भी चीज बता दी जाएगी। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं,
8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची वर्णन किसका है? भाषाओं का। भाषाओं से संबंधित है कि भारत में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो याद रखिएगा, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 8 अनुसूची थी, अब कितनी है? 12। तो 8 हमने पढ़ ली, अब हमको 4 और पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसे जो मूल जो 8वीं अनुसूची है जो थी, उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था? 14। संविधान सभा ने जब 8वीं अनुसूची बनाई तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था? 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची से दर्जा प्राप्त थी। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22। वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में आपसे सवाल पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 22। 14 थी, 14 से कितनी हो गई? 22। आप देख रहे होंगे कि 8 भाषाएं क्या हैं आपकी जुड़ी हैं, ऐड हुई हैं। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से उन भाषाओं को जोड़ा गया होगा, ठीक है। हमने देखिए 8वीं अनुसूची तक पढ़ ली कि 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन था? भाषाओं से संबंधित थी 8वीं अनुसूची। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 ही थी। और अब कितनी है? 12। तो 4 क्या होंगी आपकी? जुड़ी होंगी। 8 के बाद 9, 10, 11, 12। तो 2-3 प्रकार के सवाल बनते हैं कि मान लीजिए 8 अनुसूची थी तो 9वीं जुड़ी तो किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, 10वीं जुड़ी तो किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, ठीक है। और इनसे संबंधित कौन कौन सा विषय है, अर्थात जो इस अनुसूची जोड़ी गई इनमें कौन कौन से विषयों का प्रावधान था। देखिएगा, जरा चर्चा करते हैं कि आपकी 9वीं, देखिए पहली अनुसूची है जो जोड़ी गई, 8 तो थी मूल, 9वीं अनुसूची क्या करी गई? संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो जाहिर सी बात है कि संविधान संशोधन हुआ होगा। तो याद रखिएगा कि जो आपकी 9वीं अनुसूची थी ये पहला ही संविधान संशोधन होता है, फर्स्ट संविधान संशोधन। जो प्रथम संविधान संशोधन होता है कब होता है? 1951 द्वारा, ठीक है। 1900 पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी। और ये किससे रिलेटेड थी? भूमि सुधार से। भूमि सुधार, देखिए भूमि सुधार को लेके भूमि को रिलेटेड कुछ नियम बनाए गए। और कुल कितने अधिनियम थे इसमें? 284। याद रखेंगे कुल कितने अधिनियम डाले गए इसमें? 284 अधिनियम डाले गए। और एक खास बात यह है कि इन 200 जो इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो चीजें डाली गई, जो अधिनियम डाले गए, उससे रिलेटेड एक प्रावधान किया गया कि इन अधिनियमों का या इन कानूनों का न्यायपालिका क्या नहीं कर सकती? परीक्षण नहीं कर सकती। अर्थात इन नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। अर्थात न्यायपालिका इन नियमों से रिलेटेड हस्तक्षेप नहीं करेगी। इनसे संबंधित जो मामले होंगे उनको न्यायालय में आमतौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 284 इसमें अधिनियम है। भूमि सुधार से रिलेटेड, देखिए आजादी के तुरंत बाद की घटना है, तो भूमि को रिलेटेड भूमि सुधार से लेकर, अब देखिए जमींदारों के पास ज्यादा जमीन थी, किसी वर्ग के पास ज्यादा जमीन है, किसी वर्ग के पास कम जमीन है, तो बहुत सारी भूमि से संबंधित प्रावधान करे गए और डाले गए, ठीक है। फिर सरकारों ने इसका थोड़ा, अब देखिए एक याद रखने वाली बात है कि चूंकि इसमें ऐसे नियम डाले गए कि न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती, तो सरकारों ने थोड़ी बहुत इनमें गड़बड़ियां करने का प्रयास किया, ठीक है। तो लेकिन वर्तमान में न्यायालय का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय ऑर्डर आया और उसने कहा कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसकी न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती। अर्थात अब वर्तमान में 9वीं अनुसूची का भी न्यायपालिका क्या कर सकती है? परीक्षण कर सकती है, उससे संबंधित मामलों को सुन सकती है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बस इतना ही है कि चूंकि पहली जोड़ी गई थी संविधान संशोधन के बाद, तो ये सवाल आ सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो याद रखिएगा 9। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से ये तीनों 10, 11, 12 यहाँ अक्सर सवाल आते हैं, तीनों बड़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 10वीं अनुसूची देखेंगे, 52वां संविधान संशोधन, देखिए 9 जुड़ गई। अब बारी आती है किसकी? 10वीं की। तो जो 10वीं अनुसूची आपकी जुड़ी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। कौन सा संशोधन हुआ? संविधान का 52वां संविधान संशोधन हुआ। तो हुआ, सब बातें महत्वपूर्ण है, 1985 में। किससे रिलेटेड है? दल बदल। दल बदल, देखिए 10वीं अनुसूची के द्वारा दल बदल
संबंधी प्रावधान किए गए। किससे संबंधित? दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। देखिए होता क्या था, ये 85 तक की बात है, जब ये संशोधन हो जाएगा तो दल बदल संबंधी क्या बन गए, कुछ नियम होंगे। तो 85 तक आमतौर पर देखने को मिलता था कि कोई व्यक्ति मान लीजिए चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने के लिए क्या किया, विधायकों की या सांसदों की क्या होती थी, खरीद फरोख्त की। या खरीद फरोख्त का मतलब ऐसे समझिएगा, जरूरी नहीं पैसे लेके खरीदा गया हो, किसी मंत्री पद का लालच मिल जाए, मान लीजिए कोई जो पार्टी सरकार बनाने वाली है तो अमुक पार्टी किसी दूसरी पार्टी का कोई विधायक सांसद हो और उसको कोई प्रलोभन मिल जाए कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको मंत्री पद का दर्जा दे दिया जाएगा या कोई अन्य लाभ देने का प्रयास किया जाता था। और इस आधार पर बड़े पैमाने पर क्या होता था, दल बदल, लोग चुनाव जीतने के बाद दल बदल कर लेते थे। लेकिन ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा एक नियम बनाया गया, कौन सा, दल बदल से संबंधित प्रावधान सुनिश्चित किया गया। उसके तहत कहा गया कि आप जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं, याद रखिए कि किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से कोई व्यक्ति यदि चुनाव जीतता है तो चुनाव जीतने के बाद वो क्या नहीं कर सकता, दल बदल नहीं कर सकता। और यदि वह दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, अयोग्य घोषित हो जाएगा, उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, निरस्त। मान लीजिए लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा की सदस्यता उसकी जा सकती है, विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। ठीक, अच्छा एक दो सवाल देखिएगा। यहां से एक सवाल आता है अक्सर कि दल बदल से संबंधित, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई विधायक, कोई सांसद यदि दल बदल करता है चुनाव जीतने के बाद, यदि किसी दूसरे दल में शामिल होने का प्रयास करता है तो उसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, या उसकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल बनता है। संसद करती है, निर्वाचन आयोग करता है, लोकसभा करती है। ठीक है, इस टाइप का एक सवाल बनता है कि दल बदल से संबंधित निर्हरता का निर्धारण या अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। तो याद रखिएगा कि दल बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। जैसे मान लीजिए कोई विधायक है और वो किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह से जीता और जीतने के बाद किसी भी प्रलोभन के कारण यदि वो दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसकी सदस्यता का निर्धारण कौन करेगा, उस सदन का अध्यक्ष। ठीक है, यदि विधानसभा का वह सदस्य है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो उसकी अयोग्यता को निर्धारित करेगा कि ये सदन का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा। मान लीजिए लोकसभा का कोई सदस्य, कोई सांसद है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अर्थात आप ऐसा समझिएगा, किसी भी सदन का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि आप लोकसभा के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे यदि आपने क्या किया है, दल बदल किया है। ठीक है, अब होना भी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति चुनाव खड़ा होता है, किसी पार्टी से उसको टिकट मिलती है, वो चुनाव जीतता है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत छवि के कुछ वोट रहे हों और कुछ वोट कैसे रहे होंगे, जिस चुनाव चिन्ह से वो जीता है। क्योंकि भारत में कई लोग ऐसे वोटिंग करते हैं कि चुनाव चिन्ह देखा और वोट कर दिया। ठीक है, तो आप किसी विशेष पार्टी की टिकट से चुनाव चिन्ह से चुनाव जीते हैं तो आप चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। यदि होंगे तो आप क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं कि आपके अपने पर्सनल वोट ठीक रहे होंगे लेकिन उस पार्टी विशेष के भी आपको चुनाव जीतने में वोट मिले होंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीतता है, अर्थात किसी पार्टी विशेष की टिकट पर चुनाव नहीं जीतता है, निर्दलीय मतलब बिना दल के चुनाव लड़ता है, तो जाहिर सी बात है उसको जो वोट मिलेंगे, वो चुनाव जीतता भी है तो उसके वोट होंगे किसके होंगे, उसकी व्यक्तिगत छवि के होंगे, उसके खुद के होंगे, किसी दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह के वोट नहीं होंगे। तो निर्दलीय व्यक्ति तो दल बदल कर सकता है, लेकिन किसी पार्टी विशेष से आप शामिल हैं तो दल बदल नहीं कर सकते। तो दल बदल संबंधी क्या है, रोक है। ठीक है, कुछ इसमें प्रोसीजर है कि पूरी पार्टी यदि विलय करना चाहे तो हो सकता है, पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति या कुछ सदस्य दल बदल नहीं करेंगे। अगली अनुसूची, तो याद क्या रखना है, 10वीं अनुसूची, द से 10 होता है, 10 से दल बदल। ठीक है, याद रखिएगा, 10 महत्वपूर्ण है। 11वीं अनुसूची पे चर्चा करते हैं। ये देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। बहुत महत्वपूर्ण है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें द्वारा, 12वीं अनुसूची 74वें द्वारा। देखिए 73वां संविधान संशोधन हो रहा है 1992-93 में। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको 92 लिखा मिलेगा, कुछ बुक्स में 93 लिखा मिलेगा। तो कारण क्या है कि 73वां संविधान संशोधन जो हो रहा है वो 1992 में हो रहा है। ठीक है, और लागू कब से हो रहा है, 93 में। तो आप पूरी डेट याद रखेंगे, 92-93। और ये 73वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायतों से।
पंचायतों को शक्तियां। देखिए 11वीं सवाल देखिए, 11वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? चूंकि पंचायतें बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए यहां से सवाल आता है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1992-93 में। विषय क्या है 11वीं अनुसूची का? कि पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए गए। पंचायत से मतलब आप समझ सकते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। पंचायत हमें अलग से भी पढ़नी है, लेकिन अभी आप अनुसूची के तहत देखेंगे कि पंचायतों को शक्तियों, पंचायतों से रिलेटेड कितने विषय दिए गए हैं? पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, अर्थात 29 ऐसे विषय जिनको लेकर 29 क्षेत्रों में या 29 विषयों में पंचायतें, जो आपकी ग्राम पंचायत है, मान लीजिए प्रधान हो गया, ठीक है, और क्षेत्र पंचायत में आपका ब्लॉक प्रमुख हो गया, जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, तो इनको कार्य करने के लिए 29 विषयों में क्या करते हैं? पंचायतें काम करती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रधान बहुत सारे आपके काम करवाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगली अनुसूची पे आते हैं, 12वीं अनुसूची। लास्ट ही आपको कुल 12 अनुसूची पढ़ ली थी, 8 थी और कितनी होगी? 12। तो आपने 4 संशोधन वाली देखी। तो 12वीं अनुसूची याद रखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992-93। देखिए 92-93 अर्थात एक ही वर्ष में 92 में 2 संशोधन होते हैं, 73वां एक 74वां, और ये 73वें और 74वें के द्वारा 2 अनुसूची जोड़ी जाती है, 11वीं और 12वीं। ठीक है, याद क्या रखना है? पंचायत 73, 92-93, 11वीं अनुसूची। देखिए 74वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। नगर पंचायत या नगर पालिका, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि शहरी पंचायत से। किससे संबंधित है? शहरी पंचायत से, नगर पालिकाओं से आपकी संबंधित हो। देखिए 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा जोड़ी गई और किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है या नगर पंचायतों से संबंधित है। कुल मिलाकर जो शहरी पंचायतें जो आपको शहरों में देखने को मिलती हैं, ठीक है, नगर पालिका देखने को मिलती है बड़े शहरों में, नगर निगम देखने को मिलती है छोटे कस्बों में, नगर पंचायत देखने को मिलती है। तो ये शहरी नगर पालिका वाली जो पंचायत है ये जोड़ी गई 12वीं अनुसूची के द्वारा। और याद क्या रखना है? पंचायतों को कितनी शक्तियां दी गई थी? कितने विषय थे? 29। और ये शहरी पंचायत में कितने विषय प्रदान करे गए हैं? 18 विषय। अर्थात शहरी पंचायत को कार्य करने के लिए जो विषय मिले हैं वो 18 हैं, जबकि ग्रामीण पंचायत को आप देख रहे हैं कितने मिले? 29। तो ज्यादा शक्तिशाली। इसीलिए आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के जब चुनाव होते हैं प्रधान वगैरह वाले और ब्लॉक प्रमुख वाले, तो आप देखते हैं कि उनमें जनता या खुद जो प्रतिनिधि लड़ते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो क्या करते हैं कि बड़े एक्टिव होते हैं। पंचायतों, जो ग्राम पंचायत वाले चुनाव में देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्या होता है, सब लोग एक्टिवेट्स, जन सहभागिता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि कार्य करने के लिए कितने विषय? 29, और शहर में कितने हैं? 18। तो दोनों चुनाव महत्वपूर्ण है, दोनों। तो देखिए पंचायतों को शक्तियां दी गई, कुछ विषय प्रदान किए गए, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा तो अच्छा, देखिए एक सवाल पहले ही मैंने आपको बताया हुआ सवाल आ जाए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आप याद रखेंगे 243। भाग कौन सा था पंचायत वाला? 9 और 9 का 9 पंचायतों से रिलेटेड था, 9 का शहरी या नगर पालिकाओं से रिलेटेड था। तो भाग भी याद रखने हैं पंचायतों से रिलेटेड। अनुसूची कौन सी होगी आपकी? 11वीं 12वीं संशोधन 73वां और 74वां विषय 29 और 18। ठीक है, तो देखिए ये चूंकि 4 जोड़ी गई। अब देखिए अनुसूची में क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए यहाँ से अधिक रहती है क्योंकि ये क्या करी गई है? किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। और 9 इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 10, 11, 12 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10वीं आपकी दल बदल की बात करती है। ये चीज भी, ये सवाल भी कई बार आया, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल का प्रावधान किया गया? तो याद रखेंगे 52वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल का प्रावधान। पंचायत 73 और शहरी पंचायत 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, सब कुछ याद करना है। ठीक है, चलिए तो अब हमने क्या देखा? हमने 12 अनुसूची पूरी पढ़ ली और हमारी 12 अनुसूची हो गई। मूल संविधान कितनी थी? 8, और अब कितनी हो गई? 12।
ठीक है। तो इस प्रकार हमने 12 अनुसूची देख ली। आपको 12 अनुसूची क्या करनी है, लिखनी है, पढ़नी है, याद करनी है। जैसे भी आप कर सकते हैं करिए। 12 महत्वपूर्ण है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। विशेष आप ध्यान देंगे जो संविधान संशोधन द्वारा क्या करी गई, जोड़ी गई। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य बच्चों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और भी बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।